नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश में धामी सरकार जहां अपने 3 साल पूरे कर चुकी है, वहीं पर अब मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेज हो चुकी हैं और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ दायित्वों के आवंटन की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण हो सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों का दायित्व खाली है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विषय पर केंद्र नेतृत्व के समक्ष प्रदेश नेतृत्व की बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो सकती है। विस्तार के संबंध में केंद्रीय नेतृत्व के साथ में प्रदेश नेतृत्व की चर्चा हो चुकी है और ये चर्चा अंतिम रूप में है। कल शाम को अपने केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी के बेटी की शादी का रिसेप्शन का कार्यक्रम था। इसके नाते देश भर से सभी महत्वपूर्ण लोग उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। तो इसके अलावा अन्य जो संगठन के राज्य के जो विषय हैं उनके विषय में भी चर्चा होती रहती है। आपको बता दें कि प्रदेश की धामी सरकार अपने 3 साल पूरे होने की जश्न की तैयारी कर रही है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के साथ अब आवंटन की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। दायित्वों के आवंटन की सुगबुगाहट देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व खाली है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि इस विषय पर केंद्र नेतृत्व के समक्ष प्रदेश नेतृत्व की बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब मंत्रिमंडल में दायित्वों के विस्तारण की सुगबुगाहट तेज हो गई है और धामी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की धामी सरकार अब अपने 3 साल पूरे करने वाली है और इसी के जश्न में अब सरकार जुटी हुई है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ दायित्वों के आवंटन की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल के पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण हो सकता है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए। सतीश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री धामी के 3 साल बेविस्तार। तो भाजपा लगातार 3 साल के कार्यों को गिना रही है, यूपीसी गिना रही है, अपना धर्मांतरण कानून गिना रही है और अन्य काफी चीजें, एक नस्ल विरोधी कानून है। इसको लेकर जिस तरीके से भाजपा से काफी सारे कार्य, यहाँ प्रदेश में लगभग 20,000 लोगों को सरकारी नौकरी की बात करूं मैं, तो इनको गिना रही है। तो वही विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है कि प्रदेश में 3 साल जो रहे हैं वो बहुत बेकार रहे हैं, बहुत ही जो है 3 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ। तो उसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन वही 3 साल में जो दायित्व, और उसकी बात करूं मैं, कैबिनेट विस्तार की बात करूं, तो विपक्ष इस पे भी मुखर हो रहा है कि लगातार 3 साल हो गए लेकिन अभी पूरे ना दायित्व दिए गए हैं और न कैबिनेट विस्तार किया गया है। तो वही मैं सरकार की बात करूं तो सरकार लगातार कह रही है कि प्रदेश के हित में जो अच्छा हो रहा है हम वो कर रहे हैं। जो विपक्ष का काम सलाह देना है ना कि, बल्कि वो जो कार्य कर रही है सरकार, उन कार्यों में अड़ंगा डालना। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हड़क सिंह रावत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर तीखा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि
उम्र और अनुभव से ज़्यादा मिल गया है, इसलिए ये ऐसी स्थिति है जैसे अगर बंदर के सिर पर टोपी पहना दो तो वो नाचने लग जाता है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि साल 1992 में जब वो उत्तर प्रदेश में मंत्री बने थे तब उनकी उम्र 27 साल की थी। उस दौरान मंत्री रहते हुए उनके सामने सचिव स्तर के अधिकारी उन्हें सरसर कहने लगे। तब थोड़े दिनों के लिए उनका भी दिमाग खराब हो गया था, लेकिन 6 दिसंबर को तब झटका लगा जब अचानक सरकार चली गई। सरकार जाते ही सरकारी ड्राइवर भी उन्हें कल्याण सिंह की कोठी पर छोड़कर चला गया। उसके बाद टैक्सी करके उन्हें घर जाना पड़ा था। उस समय उन्हें अपनी औकात तब पता चली थी। मैं देखिए व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बात कह दी ना कि बंदर के सिर में अगर टोपी दे दो जाए तो वो नाचने लगता है, तो सब ऐसी गलतियाँ होती है। फिर अब जब टोपी पहना दोगे, बड़ा जिस व्यक्ति का अनुभव नहीं है, जैसे मैं उदाहरण अपना दे रहा हूँ। मैं 92 में जब मिनिस्टर बना तो मैं 27 साल की उम्र थी मेरी उस समय यूपी में। तो मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था क्योंकि भाई IAS अफसर जो पौड़ी में आलोक सिन्हा DM था, वो जब DM था मैं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। अब मैं मंत्री हो गया हूँ, मेरे सेक्रेटरी हो गया, तो मेरे सामने खड़ा हो के जब मैंने उससे कहा सर करने लगा तो थोड़े दिनों के लिए मेरा भी दिमाग खराब हो गए थे। लेकिन जब झटके लगे 6 दिसंबर को अचानक सरकार चली गई और ड्राइवर ने भी कल्याण सिंह के कोठी में मुझको छोड़ दिया, पुणे जी को छोड़ दिया। फिर टैक्सी करके हम जो है अपने घर आए तो हमें अपनी औकात उस दिन पता चल गई कि बेटा ये सब कुछ ये सर सरकाने वाले जो है ना, किसी अधिकारी से बात करो तो इतनी बार सरका देगा आपको, इतनी बार सर कहेगा कि सरका ही देगा आपको। देहरादून जिला प्रशासन लगातार अवैध मदरसों पर कार्यवाही करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं DM सविन बंसल के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन और अतिक्रमण की जद में संचालित हो रहे मदरसों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। वहीं अभी तक 50 से ऊपर इस तरह के मदरसों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है। 62 अन्य मदरसे भी चिन्हित किए जा चुके हैं जिन्हें नोटिस भेजने का काम प्रशासन कर रहा है। साथ ही DM ने बताया कि किसी प्रकार का अवैध निर्माण प्रशासन की ओर से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी तरह की कार्यवाही आगे भी देखने को मिलेगी। ये अनिवार्य है कि हमारी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो जो कंसर्न हमारे मान्यता एफिलिएशन बोर्ड्स होते हैं, जैसे इस केस में हमारा मदरसा बोर्ड, सो वहाँ से प्रथमतः पंजीकरण होना आवश्यक है। सेकंड इशू है कि जिस भवन में संचालित किए जा रहे हैं कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी है, तो नियम सबके लिए एक है कि उनका विधिवत नक्शा पास होना चाहिए और कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से उनका अप्रूवल होना चाहिए। तो इन्हीं दो एस्पेक्ट्स पे प्रवर्तन कार्रवाई गतिमान है और यदि आगे कंप्लायंस कर लिया जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो ये बच्चों के लिए भी अनसेफ स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसमें इसलिए कार्रवाई निरंतर गतिमान है। सर कोई आंकड़ा? हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, अब मदरसों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है, DM सविन बंसल कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं बात करूं मदरसों पे तो मदरसे लगभग 116,000 मदरसों पे कार्रवाई हो चुकी है लगभग, तो लगातार कार्रवाई हो रही है। कल भी कुछ मदरसों पे कार्रवाई हुई है और लगातार उसको लेकर, अतिक्रमण को लेकर जिस तरीके से सरकार लगातार सजग है और लगातार कह रही है कि इस तरीके की जो ये अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं तो ये प्रदेश में घातक हैं और जो जहाँ पे भी अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण चाहे कोई भी हो वो देखने को मिलेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। विजिलेंस कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत दर्ज याचिका में राहत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विजिलेंस में शिकायत के दौरान शपथ पत्र नहीं दिया था, जिसके चलते याचिका खारिज कर दी गई। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि गणेश जोशी पर केवल एक ही आरोप नहीं लगा है। आगे उन्होंने कहा कि गणेश जोशी और उनके विभाग पर हाई कोर्ट ने कहा है कि हॉर्टिकल्चर के मामले में CBI जांच होनी चाहिए और यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है। इस घोटाले का एक भाग हमारे विधानसभा रानीखेत में भी हुआ है, जिसके CBI जांच बैठ रही है। वहीं सैन्य धाम को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं।
कि मुझे लगता है आपको गणेश जोशी जी की ज्यादा चिंता है। गणेश जोशी जी पे एक ही आरोप नहीं लगा। गणेश जोशी जी पे, उनके विभाग पे हाईकोर्ट ने ही कहा है कि हॉर्टिकल्चर के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और वो छोटा प्रकरण नहीं, उसमें एक पार्ट मेरे विधानसभा जो रहा है रानीखेत, उसका भी एक पार्ट है जिसमें जांच बैठ रही है। दूसरा, सैन्य धाम को लेकर भी कई चीजें सामने आई हैं। तो एक चीज में क्लीन चिट मिलने में बीजेपी उनको पूरी तरह से क्लीन कर दे रही है, गजब है। और वैसे भी हमको पता है बीजेपी पे वॉशिंग मशीन है। जब बलात्कारियों को, हत्या करने वालों को क्लीन चिट दे रही है तो फिर ये तो छोटे मोटे मामले हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी से जानते हैं कि इस पर आखिर क्या है पूरा मामला। देखिए, वो आय से अधिक का संपत्ति का मामला है और आय से अधिक की संपत्ति मामले में जो है, जो याचिका करता था उसने जो डाली है, अपनी तैयारी डाली थी, उसमें लगातार ये कहा था कि जो है इन पे आय से अधिक का संपत्ति का मामला है। और काफी दिनों तक कोर्ट में भी चला। कोर्ट ने सीबीआई की जांच के लिए भी टाइम मांगा था, लेकिन सरकार ने दिया नहीं। तो उसको लेकर लगातार जो है गणेश उसी सुर्खियों में बने हुए हैं। और फिर जब कोर्ट से वो आया तो ये आया कि इन पे कोई केस नहीं बनता है। जो इन्होंने तथ्य दिए वो पूरे नहीं दिए, प्रॉपर तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाए। तो इसलिए जो है लगातार अब जो है कांग्रेस निशाना साध रही है कि सरकार जो है मनमानी करती है। जिस सरकार में रेपिस्ट बच जाते हैं, जिस सरकार में बलात्कारी बच जाते हैं, जिस सरकार में अच्छे क्रिमिनल बच जाते हैं, वो सरकार अब अपनी मंत्री पे कैसे गाज गिरदन देगी। तो इसलिए जो है ये काम हुआ है और जो लगातार विपक्ष जो है इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। चारधाम यात्रा के लिए अभी 1.5 महीना बचा हुआ है, लेकिन अभी से चारधाम यात्रा के लिए बुकिंग आ चुकी है। आपको बता दें कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। चारधाम यात्रा के पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग आई है। महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम ने बताया कि यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही सभी गेस्ट हाउस को रेनोवेट करने के लिए मैनेजर्स को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक टीम निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेगी ताकि यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को समय रहते बेहतर किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा भी की जाएगी। गौरतलब है कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले सभी विभागों ने तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यात्रा की तैयारियों में हमने आज बैठक करी है अपने जो हमारे जनरल मैनेजर से उनके साथ, और हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा से पहले चारधाम यात्रा रूट पर जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, सबसे पहले तो उसमें जो भी माइनर या मेजर रिपेयर वर्क हैं उसको फिट कर लिया जाए। तो रिपेयर वर्क के लिए निर्देशित कर दिया गया है। और चूँकि कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ भी है, तो वहाँ कार्य बर्फ़ थोड़ा सा पिघलेगी, उसके बाद ही प्रारंभ होगा। तो इस संदर्भ में जो हमारी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोग आज लग करके उसको पूरा कर रहे हैं। और एक निर्णय यह भी हुआ है कि प्रत्येक सप्ताह हम अपने स्तर से इसमें समीक्षा करेंगे। और जो हमारे होटल के या गेस्ट हाउसेस के जो मैनेजर्स हैं उस पर जीएम साहब वो भी व्यक्तिगत रूप से उनसे समीक्षा कर रहे हैं। एक टीम हमारी जाएगी इन सभी गेस्ट हाउसेस की विज़िट के लिए। हम स्वयं भी जाएंगे, लेकिन एक एडवांस टीम जाएगी ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कहीं कोई और बेहतर या कोई रिपेयर वर्क करना है तो उसको किया जा सके। तो एक तो इस तरीके की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। दूसरा, हम लोगों की वेबसाइट और हमारा जो पीआरओ ऑफिसेज़ हैं वहाँ से बुकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए की हमारी ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। बात करेंगे उत्तम सिंह नगर की, जहां पर नवनिर्वाचित बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। और कमल जिंदल का खटीमा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने विकासखंड सभागार में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में खटीमा की सभी मंडलों के पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता भवन भट्ट के द्वारा किया गया है। इसी बीच मीडिया से रूबरू होते हुए अध्यक्ष कमल जिंदल द्वारा मीडिया को अवगत कराया गया कि हमारा लक्ष्य है कि आने वाले पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक हमारी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। जिस प्रकार मुझे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दोबारा जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसे पूरी तरीके से निभाऊंगा। देखिए, पार्टी को हमको आगामी चुनाव में
चाहे चुनाव सहकारिता चुनाव और 2027 का चुनाव, हमारा लक्ष्य है इन तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अजय भारतीय जनता पार्टी बने और पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें आए, जिससे कि प्रदेश में हमारी सरकार बने। और अभी एक नया कार्यक्रम है, 3 साल हो गए हमारी सरकार को बने हुए। इस 22 तारीख से लेके 1 हफ्ते का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें हमारे अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहेंगे। लोगों में जो विकास के कार्य आदरणीय धामी जी ने करे हैं, वो कार्य अभी जन जन तक पहुँचाने की जो हर एक विधानसभा के अंदर हम सरकार की तरफ से और संगठन की तरफ से कार्यक्रम कर रहे हैं। जो सरकार की नीतियाँ हैं, चाहे माननीय मोदी जी की है, गांधी जी की, जन जन तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। जिला अस्पताल पौड़ी में अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग की कवायद शुरू हो गई है और तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पारुल ने बताया कि अब जिला अस्पताल पौड़ी में बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन को संचालन करने के लिए टेक्नीशियन भी जिला अस्पताल में उपलब्ध हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ को आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात करने के लिए प्रक्रिया जारी है और 1 माह के भीतर जिला अस्पताल पौड़ी में रिक्त चल रहे सभी पैरामेडिकल स्टाफ को भी काम दिया जाएगा और इन्हें भर्ती किया जाएगा, जिसके बाद जिला अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जा सकेंगी। वहीं जिला अस्पताल पौड़ी के पीएमएस डॉक्टर LD सेमवाल ने बताया कि जिला अस्पताल पौड़ी में कार्यभार संभालते ही स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी में लाने की कवायद तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पद की सापेक्ष अधिकतर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति जिला अस्पताल पौड़ी में हो गई है। इसके साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जिला अस्पताल पहले पौड़ी में उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को अपने इलाज के लिए अनियंत्रित जगह नहीं जाना होगा। बागेश्वर में नगरीय और ग्रामीण जनपद के वासियों को बिजली और पानी के बिल बढ़े हुए मिले हैं। इसको लेकर के जिला अधिकारी बागेश्वर आशीष भटगई ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मीडिया से संवाद करते हुए डीएम बागेश्वर का कहना है कि जल संस्थान और हाइडल को बिलों में हो रही बेतहाशा वृद्धि की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। दोबारा बागेश्वर में बिजली और पानी के बिलों में बढ़ोतरी की शिकायतें आने पर कार्यवाही की जाएगी। हाँ, इसके संबंध में मेरे संज्ञान में आया है कि कल कुछ लोग मुझसे मिले थे, इसमें बिजली के बिल और साथ ही साथ पानी के जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। उनके जो उनका मूल्य है बिल का वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो इसके संबंध में जो जल संस्थान के अधिकारी हैं उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता हैं उनको बुलाकर भी निर्देशित किया गया है कि इनको बिल को एक बार फिर से रेक्टिफाई करवाइए और ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करिए कि ऐसे अननेसेसरली बिलिंग भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया कि 1 माह का बिल ही पानी का उनका काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जो कि नियमानुसार उचित भी प्रतीत नहीं होता है। तो इसके संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश प्रसारित किए गए हैं और इसमें हम लोग रेक्टिफिकेशन करवाएंगे। रुद्रपुर में वनरसिया और हल्दिया नहर की सूरत बदलने के लिए अब नगर निगम ने इन्हें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित किया है, जिसके अंतर्गत वनरसिया और हल्दिया नहर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वृहद कार्य योजना बनाकर इन नदियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। दोनों नहरों के किनारे आकर्षक पार्क और वॉकिंग ट्रैक बनाने की योजना है और महापौर विकास शर्मा ने नगर निगम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ दोनों नदियों का सर्वे किया और दोनों नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वृहद कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। गंगापुर रोड पर कौशल्या एनक्लेव के बगल में बहने वाली सिंचाई विभाग की वनरसिया नहर एवं गंगापुर रोड पर शमशान घाट के पास से बहने वाली हल्दिया नहर लंबे समय से उपेक्षित है, जिसके चलते ये नहरें नाले का रूप लेती जा रही हैं। पहले इन नहरों का प्रयोग सिंचाई के लिए होता था, लेकिन वर्तमान में इनमें सिडकूल की फैक्ट्रियों का दूषित पानी बह रहा है, जिस कारण आसपास का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और महापौर विकास शर्मा ने अब इन दोनों नहरों की सुध ली है। रुद्रपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से गंगापुर रोड स्थित जेसीस पब्लिक स्कूल के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह का मुख्य अतिथि महापौर विकास शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित संस्कृति ज्ञान परीक्षा के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जिले भर के कक्षा 5वीं से 12वीं तक जिला एवं तहसील स्तर के
करीब 100 विजेताओं को नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने धर्म और संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में महापौर विकास शर्मा ने कहा कि अखिल विश्व गायत्री परिवार आज पूरे विश्व में अध्यात्म की अलख जगाने के साथ ही पूरे विश्व में शांति का संदेश दे रहा है। गायत्री परिवार ने अध्यात्म के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार जैसी संस्थाएं आज अध्यात्म को आगे ले जाने का काम कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।